नमस्कार, आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। ठीक है, आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की आपको बता दें कि यहां पर लगातार प्रकोप फैला है, कोहराम मचा कर रखा है और उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट जो है बढ़ा भी है। लेकिन आपको बता दें मृतकों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 10,682 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 24 घंटे में 311 लोगों ने अपनी कोरोना के चलते जान गंवाई है और प्रदेश में अब तक 17,586 लोगों को कोरोना का कहर अपना शिकार बना चुका है। और कोरोना वायरस की सेकेंड स्टेज की संक्रमण दर कम होने के साथ ही प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़ने से थोड़ी सी राहत है। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण युक्त लोगों की पहचान के लिए तेजी से यहां पर अभियान चलाया जा रहा है, टेस्टिंग की जा रही है इस अभियान के तहत और प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर कम हो रही है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 88% हो गया है और एक दिन में 24 घंटे आपको बता दें कि एक दिन में 24,837 लोगों इस कहर से उभरे हैं और अब तक के जो एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो वो 1,06,303 बने हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि देश की अगर बात करें तो यहां पर 2,81,385 आज नए मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें पिछले 26 दिनों में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। ये पहली बार ये जो रेट है 26 दिनों का अगर बात करें पिछले 26 दिनों की तो काफ़ी कम हुआ है, 2,81,385 और आपको बताते चले कि 4,106 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सुधार जरूर देखने को मिला है और इसके साथ ही आपको बता दें कि लॉकडाउन भी लगा दिया गया है जिसकी वजह से ये सुधार शायद देखने को मिल रहा है। चलिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, आपको बता दें कि डॉक्टर धनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रदीप कादियान राजनीतिक विश्लेषक हैं। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है आर न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। धनोज जी, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। सर, जिस तरीके से अगर पिछले 26 दिनों की बात की जाए तो लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे थे और 4 लाख से अधिक देश में मामले दर्ज किए जा रहे थे, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से लॉकडाउन राज्यों ने लगा दिया, दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो, साथ ही उत्तराखंड और कई राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन लगाया गया और इसके बाद जब पाबंदियां लगा दी गई, इसके बाद जो दर है वो कहीं ना कहीं कम हुई, संक्रमण दर कम हुई है, क्या कारण माना जाए? धन्यवाद। से शुरुआत करूंगा, आपके सवाल का जवाब उसमें भी प्रयास है। हाँ। उमंग संगम हुआ, उमंग क्योंकि हमारे देश में इसके दर फिर इस तरह फैल गया है तो मैं देख रहे थे उमंग का संगम होगा, न जाने क्या परिणाम होगा। झोंक दी है सारी ताकत, देखना है साग का क्या अंजाम हो। ये करना तो जो सरकार को सरकार ही करे, क्योंकि सरकार को बदनामी के दौर से गुजरना पड़ा। आज लॉकडाउन लगाकर, क्योंकि अलग अलग राय है क्योंकि हमारे देश में ना बहुआयामी पार्टी है, एक कलटी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में कई राज्य है, कई राज्यों अलग अलग पार्टी भी सरकार में उनका अलग अलग नजरिया है, लेकिन करना केंद्र सरकार को है। लेकिन केंद्र सरकार इस टाइम एक चीज से गुजर रहे हैं, क्योंकि आप जिसके भी मुंह से सुनेंगे आपको बहुत सुनने को पड़ेगा कि मोदी जी कुछ, लेकिन इतने भी चीज हो रहा है रेट की बात हो रही हो, मान लीजिए मेडिकल इक्विपमेंट की बात हो रही हो, ये तमाम चीज आज जो कर रहा है वो वर्तमान सरकार ही कर रहा है। और जितने भी क्षेत्र में लोग हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हाँ। जैसे वो लाश को लेकर हो, मौत को लेकर हो, सरकारी रेमडेसिविर जो मेडिसिन है उसको लेकर हो, इन तमाम चीजों के बीच भुगतना पड़ रहा मोदी जी को। लेकिन जिस तरह का आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं इतना जरूर कह दूं कि आज जो आपने अपने बुलेटिन में समाजित किया कि 24,000 समथिंग केस रिकवरी हुआ, लॉकडाउन में इंसान को इसलिए कैद किया गया है कि हॉस्पिटल के ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े, क्योंकि हमारे देश के अंदर एक
एक विडंबना है, बीमार परिवार में एक आदमी होता है, हम्म। उसको सारा परिवार का सदस्य लेके हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तो लॉकडाउन से एक फायदा ये चीज है कि हॉस्पिटल मेडिकल जो एसोसिएशन है या मान लीजिए सरकार का जो मेडिकल तंत्र है उसके ऊपर जो प्रेशर है लॉकडाउन में, वो प्रेशर नहीं पड़ रहा है। वरना आज लॉकडाउन नहीं होता तो अस्पताल की जो हालत है वहां पर आप देखते कि अंदर बाहर एक जैसा सैलाब और मंजर नजर आता। लेकिन जिस तरह भी अभी भी दुख की बात यह है कि आज भी सरकार को जिस तरह से काम करना चाहिए, उनके जितने भी अभी देखिए मेडिकल में बहुत कमियां हैं, सैनिटाइज की कमियां हैं, आपूर्ति नहीं है, मास्क की आपूर्ति नहीं है। जो मास्कों को लेकर शुरू से एक कहावत आ रही थी कि N95 जो है कारगर नहीं है, बहुत तरह की बातें आई। तो इन सब को देखते हुए अभी आपको सोचना पड़ेगा कि सरकार को कमर कसने की जरूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि देखना होगा अंजाम क्या होगा। अभी भी तीसरी लहर की बात हो रही है और अभी हमारा देश जो है ताऊ ते, जो एक बाढ़ तूफान ताऊ ते नाम रखा है जी हाँ, उससे भी अभी हमारा देश किस तरह उसके कई राज चपेट में आ गया। बिल्कुल। तो आप यह देखिए कि लोग हर बात पे राजनीति करना चाहते हैं जी। मैं एक पत्रकार होने के नाते राजनीति से इतर मैं इतना जरूर कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार का दायित्व बनता है जनता के दुख दर्द को दूर करना, मेडिकल व्यवस्था करना, दवाई की व्यवस्था करना, ऑक्सीजन की व्यवस्था करना। ये सब चीज देखने का काम सरकार का है, जिसमें इन दिनों मैं कह सकता हूं एक सप्ताह में इस सरकार कवर किया है, चाहे उसमें देश विदेश से जितनी भी मदद मिली हो। हालांकि आज अलग अलग लोगों की नजरिया है कि अल्लाह के घर से मदद आया। देखिए अल्लाह के घर से मदद नहीं आया, मोदी जी के मदद के बदले में मदद आया। मैं इतना जानता हूं कि मोदी जी ने जो मदद किया उसके बदले में आज मोदी जी के देश भारत के लोगों के लिए बाहर के लोग मदद कर रहे, ये मैं जानता हूं। ठीक है, चलिए प्रदीप जी के पास पहुंचना चाह रहे हैं। प्रदीप जी, अब जो पहले स्थिति थी काफी सुधार आ रहा, धीरे धीरे चीजें सही हो रही हैं, पटरी पर आ रही हैं। जो संक्रमण दर थी वो 2,81,000 है आज, और धीरे धीरे काफी सुधार आ रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब कोरोना ने दस्तक दे दी है। क्या कारण माना जाए, आप क्या समझते हैं, किस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना पहुंचा और किसकी इसमें ढिलाई रही? जनाब, आज का जो अखबार है जी, उसकी हेडलाइन है अब गांव को बचाने की मुहिम, और न्यूज़पेपर है पंजाब केसरी, और बहुत ज्यादा सर्कुलेटेड होने वाला एक रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है। मैं ये कहूं आपको, अगर आप कह रहे हैं कि मुहिम रंग ला रही है या कोरोना पेशेंट कम हो रहे हैं, बिल्कुल गलत है। टेस्टिंग कम हो रही है और आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। अगर देखें आंकड़ों को या देखें रिजल्ट को, तो गांव के अंदर तो पहले था ही नहीं। क्या कारण रहा कि गांव तक पहुंच गई है कोरोना? आप देखिए, जब नदियों के अंदर लाशें तैरती हुई नजर आ रही हैं, मैं कोर्ट के अंदर होता हूं, वहां पर जोर शोर से ये घोषणा की गई थी कि 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को, वकीलों को भी कोरोना वैक्सीन लगेगी जी। आज तक स्टार्ट नहीं हुई है। वो क्यों नहीं हो पाई है, ये केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को बताना पड़ेगा। मैं किसी भी पार्टी विशेष को यहाँ पर गुनाहगार नहीं कहता, सारी की सारी हम आमदनी है। पर मैं ये जरूर कहूंगा, नेता किसी भी पार्टी का हो, उन्होंने वादा खिलाफी की है। जिन मुद्दों को लेकर उनको काम करना चाहिए था वो नहीं किया है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस बीजेपी को दोषी बना रही है और बीजेपी माइंड गेम खेल रही है। और आज एक नया जुमला आगे है कि हम फिलिस्तीन के साथ होंगे या इजराइल के साथ होंगे, या कांग्रेस की गलती रही या आम आदमी पार्टी की गलती रही। लेकिन मैं ये कहूं, आप जलती हुई लाशों को देखिए, कब्रिस्तान के अंदर जगह नहीं है, शमशान भूमि के अंदर जगह नहीं है, और ये आदमी सिर्फ ये कह रहे हैं कि संक्रमण दर कम हो रही है या मृत्यु दर कम हो रही है या जो है आंकड़े कम हो रहे हैं। आप प्रैक्टिकलिटी में जाइए, जिसके घर में किसी ने अपने व्यक्ति को खोया है, उसके लिए ना बीजेपी अच्छी है, ना आम आदमी पार्टी अच्छी है, ना कांग्रेस पार्टी अच्छी है। ठीक है। धनोज जी,
अभी आपने प्रदीप जी को भी कायदे से सुना, उन्होंने यही बोला कि कई पार्टियां आरोप लगा रही हैं। यहाँ पर आज एक बयान आया था कांग्रेस की तरफ से, जहां उन्होंने एक आरोप लगाया है यूपी सरकार के ऊपर कि आप लोग जो कोरोना के आंकड़े हैं वो छिपा रहे हैं, ना कि संक्रमण उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, आप केवल आंकड़े छिपा रहे हैं। क्या मानते हैं आप? देखिए, ये सरासर झूठ है। ये आम आदमी पार्टी को अपना घर तो संभलता नहीं है, दूसरे के घर में जाके बात करता। अभी मैं प्रदीप भाई को सुन रहा था, ये LLB है, एडवोकेट है, बिना सबूत का अदालत में जीरा कर सकता है क्या? बिना सबूत का जीरा नहीं कर सकते आप, क्योंकि बिना सबूत का कोई केस अदालत में ज्यादा देर नहीं टिकती है। सवाल होता है कि मैं वीडियो देख रहा हूं, मैं एक पत्रकार हूं, अपना जान जोखिम में डालकर कई हॉस्पिटल गया, आंकड़े जुटाए। आंकड़े जुटाने कर मैं बता रहा हूं कि आज इतना राजनीति हो रही है। जिस पेपर का इन्होंने नाम लिया वो पेपर की पत्रकारिता, मैं एक पत्रकार होने के नाते में बता दूं, पंजाब केसरी जो है उसकी क्या मकसद है सबको पता है। कुछ पेपर है जनसत्ता, दैनिक भास्कर, आप इनके पेपर पलट के देख लेंगे तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। ये लोग कभी इस देश के प्रति वफादारी नहीं रखता, इस देश के प्रति इनका सोच नहीं है। इन लोग जो है हमेशा आग उगलने का काम करता है। पत्रकारिता का मतलब ये थोड़े है कि आप आग लगा दो, पैनिक कर दो। अरे मैं देख रहा हूं जिस तरह से अभी मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? जी जी जी, आ रही है आपकी आवाज। धनोज जी बोलिए आप। धनोज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? लगता है धनोज जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, संपर्क टूट गया है। एक बार जोड़ने की फिर से कोशिश करेंगे। चलिए प्रदीप जी, जिस तरीके से बता रहे थे क्या हमारे सहयोगी जो हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कई पेपर्स का उन्होंने दोष दे दिया यहाँ पर, लेकिन सर आपको क्या लगता है जिस तरीके से कांग्रेस ने आरोप लगाया है यूपी सरकार पर कि आप लोग आंकड़े छिपा रहे हैं? चला गया, ये नेट ही कट गया भाई। अरे वो कहूंगा कि आप कांग्रेस की बात ना करें, आम आदमी पार्टी की बात ना करें, बीजेपी की बात ना करें। मैं कहूंगा कि भारत का मरने वाला प्रत्येक व्यक्ति कोरोना से जो मर रहा है उसके पीछे जवाबदेही किसकी है? बीजेपी की है, कांग्रेस की है, आम आदमी पार्टी के किसकी है? इस चीज के ऊपर कोई बहस नहीं हो रही। हॉस्पिटल जिम्मेवार हैं जहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही? हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर कैसे मना कर सकते किसी भी पेशेंट को कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास दवाइयां नहीं है या हमारे पास बेड नहीं है? ये हमारे देश की सरकार को देखना चाहिए था, स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहिए था। जीने का अधिकार हर व्यक्ति को है, और अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ इस वजह से हमारे देश के अंदर मर रहा है जो ऑक्सीजन के अभाव में मर रहा है या जो है आपके दवाई के अभाव में मर रहा है, तो ये शर्मिंदगी वाली बात है। मैं अपनी फैमिली से भी 1 या 2 आदमियों को खो चुका हूं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मोदी जी की सरकार या केजरीवाल जी की सरकार हो या योगी जी की सरकार हो या सरकार किसी की भी हो, पार्टी कोई भी हो, मुझे ये नहीं समझ में आता ये बड़े बड़े नेता क्यों नहीं मर रहे? आप देखिए इनको ऑक्सीजन की कमी क्यों नहीं हो रही, इनके लिए कैसे एम्बुलेंस अवेलेबल हो रही है। आप पिक्चर देखिए, सोशल साइट पे देखिए, हम जनता को देखिए, एक बार रोहिणी कोर्ट में आके देखिए। एक टेस्ट RT-PCR का जो टेस्ट होता है, आज मैं उसको कराने जाता हूं तो 7 दिन के बाद रिपोर्ट आ रही है। उस 7 दिन के दौरान मैं कितने व्यक्तियों से मिलता हूं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सर इस चीज का जवाब हमें चाहिए, हमें इस चीज का जवाब चाहिए। अभी जो है कोरोना से अगर कोई आदमी मर जाता है और उसके परिवार में 6 या 7 आदमी हैं, उनका पालन पोषण कैसे होगा? उस चीज का मुझे जवाब चाहिए। जो RT-PCR का जो टेस्ट हो रहा है उस पर रिपोर्ट जो 7 दिन के अंदर आ रही है वो क्यों आ रही है? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। मुझे जो कोरोना के संक्रमण के दौरान अगर किसी की ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो रही है तो मुझे उस चीज का जवाब चाहिए। हॉस्पिटल जिम्मेवार है, केंद्र सरकार जिम्मेवार है या राज्य सरकार जिम्मेवार है? इस चीज पे कोई बहस नहीं हो रही। ठीक है धनोज जी, जिस तरीके से अभी आपने हमारे मेहमान को सुना, प्रदीप जी किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत से उनके कई जो मित्र थे उनकी मौत हो गई। लेकिन सर जिस तरीके से आपने भी बोला अभी कि देशों से विदेशों से ऑक्सीजन आ रही, दवाइयाँ आ रही, वेंटिलेटर्स आ रहे हैं भारत में, लेकिन फिर भी किल्लत अभी बरकरार है, दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। क्या कारण आप समझते हैं? देखिए लोगों की नीयत को समझना जरूरी है। जब दिल्ली की बात कर ले आप, दिल्ली में दिल्ली सरकार के एक मंत्री वही स्टोर करके रखा हुआ था जिनको कोर्ट की फटकार भी लगी। आपको समझना पड़ेगा मानसिकता।
प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं कहा ना मैं खुद एक पत्रकार हूं और मेरा रिकॉर्ड है, अभी मैं कई हॉस्पिटलों का रिकॉर्ड लेके बैठा हूं कि वहां कितने पेशेंट कोविड के हैं। मैं दिल्ली की बात कर दूं, पहले दिल्ली क्या करा दे दूं, और कितने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला। तो सरकारी हॉस्पिटल का आप देंगे तो आपको ताजुब होगा कि वहां कोई भयावह नहीं है, वहां सब कुछ ठीक है। लेकिन जब आप सोशल साइट्स पर जाएंगे, पेपर में जाएंगे, तो आपको दिखाई देगा कि दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार है। तो ये हाहाकार मचाया को, ये हाहाकार मचाया आम आदमी पार्टी के लोगों ने। उनके एक नेता तो विधायक है कालका से, उन्होंने कहा एनजीटी जो है हमें लगाने नहीं दे रहा। क्या नहीं लगाने दे रहा? अरे सर, तो कोरोना से गोवा के अंदर जबकि ऐसा कहीं कोई गाइडलाइन नहीं है। कारण मौत हो चुकी है, आदमी के उससे क्या कहेंगे सर आप? मनसा को समझना पड़ेगा कि केंद्र सरकार से सहायता लेकर कोई पंजाब में सब कुछ बांट रहा है, क्योंकि वहां उसको राजनीति करनी है, वहां उसको सरकार बनानी है। अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली के जनता के प्रति जिस तरह से केजरीवाल चुनाव जीतने के बाद कहा आई लव यू दिल्ली, मैं आपका बड़ा बेटा हूं, तो बड़ा बेटा और आई लव यू, उस आई लव यू में क्या हो गया? या तो दिल्ली की जनता बेवफा हो गई या सरकार दिल्ली के लोगों के लिए बेवफा हो गई। ये चीज देखना पड़ेगा। मैं कई नंबर से लेकर मैं बैठा हूं, आप उस पर कॉल करेंगे, आम आदमी पार्टी के नंबर है कि ऑक्सीजन अवेलेबल है, जब आप फोन करेंगे तो ट्यू टू 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 करके आवाज आएगा। तो आप ये दोहरी नीति किसके लिए अपना रहे हो? राजनीति करना अभी आपको शोभा नहीं देता। आपको मैंने कहा ना कि पूरे देश विदेश से सहायता आई, उस सहायता को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, लेकिन ईमानदारी पूर्वक स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया। आपको याद होगा कोरोना का पहला केस केरल से आया, केरल में भाजपा की सरकार नहीं थी। अगर वही कमांड कर लिया जाता तो आज इतना दोष भाजपा के सरकार पर थोड़े होता। तो गलती करते कोई भुगतना पड़ता किसी को। लेकिन मैं अपने धनोज जी के उस दौर से गुजर रहा हूँ। धनोज जी एक मिनट में कंप्लीट कर दूं। ठीक है, कर लीजिए। उस दौर से गुजर रहा हूँ। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि झूठे का मुंह बहुत बोलता है और सच्चे आदमी चुप है। आवाज सही की जाए। जो लोग काम कर रहे हैं वो चुप है, जो काम नहीं कर रहे वो राजनीति कर रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, अभी आवाज सही करते हैं। तो ये बताइए सर, धनोज जी, जिस तरीके से प्रदीप जी का आरोप है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार आंकड़े छिपा रही है। अगर नहीं छिपा रही है तो गंगा में ये सब कहां से आ रहे हैं? अरे सर जी, ये पहली बार गंगा में लाश थोड़े ना आया। हिंदू धर्म में गंगा में लाशों को बहाना एक परंपरा है, मोक्ष की प्राप्ति है। इसको राजनीतिकरण मत कीजिए प्लीज। मैं तो सबसे निवेदन करता हूँ, इस नागरिक को, देश के नागरिक होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, जो मर गए, मैंने एक पुलिस ऑफिसर को देखा लाशों को उठाते हुए, जब उसका लाश नहीं था, उसका रिश्तेदार नहीं था, आप उसको किस एंगल में देखेंगे? अरे मर गया जो मर गया, मरे हुए लोगों पे राजनीति मत करिए। लाशों का बहना गंगा में यह कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग लाशों को गंगा में आज भी बहाते, कल भी बहाते, परसों भी बहाते थे। आजकल आपको देखना पड़ेगा, जो कोविड से मर रहा है, क्या वो लाश परिजन को दे रहा है क्या? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो राजनीति कर रहे हैं, कोविड से मरे हुए लोगों की लाश परिवार को दिया जा रहा है क्या? शर्म आनी चाहिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। अरे जो आम तरह से मर रहा है, ऐसे लोगों को परिजन गंगा में बहा रहे हैं। इस पर राजनीति करते हुए मैंने देखा कई लोगों को। ऐसे लोगों को बाज आनी चाहिए। हमारे देश में परंपरा रही है, जैसे मुस्लिम लोग हज करने जाते हैं और वहां मर जाते हैं तो वो कहते हैं हम सीधे जन्नत चले गए। उसको अगर राजनीतिकरण करेगा तो ये तो गलत बात है। गंगा को कम से कम छोड़ दीजिए। गंगा में 1 2 3 4 5 10 लाशें बह गई है तो हमारे देश की आबादी बहुत है, राज्य की आबादी बहुत है, और वहां कोविड का लाश नहीं बह रहा है। वो लाश जो है वो आम जन की तरफ मरने वाला लाश है। कोविड की लाश सरकार, आपको मैं बता दूं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, गवर्नमेंट किसी की भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, कोविड से मरने वाले लाश को कभी सुपुर्द नहीं किया जाता। ठीक है, इसलिए प्लीज मैं हाथ जोड़ के आर्या न्यूज के चैनल से कहना चाहता हूं कि इस पर राजनीति करना छोड़ दी। ठीक है प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए आप। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ राजनीति करने का काम बीजेपी वालों का है। आप याद कीजिए 2014 से पहले सिलेंडर के 2 पैसे दाम बढ़ते थे, 2 रुपए दाम बढ़ते थे, ये रोड पे आ जाते थे। पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, ये रोड पे आ जाते थे। रामदेव बाबा ये कहते थे कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो 36 रुपए पेट्रोल बिकेगा, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होगी। कहां चली गई है आप ये देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सर, किसी भी कोरोना से मरने वाले पेशेंट का जिम्मेवार कौन होगा ये बता दें। केजरीवाल होगा, मोदी होगा, या कौन सी सरकार होगी? इन तैरती हुई लाशों को जो ठिकाने लगाने वाला कौन होगा? उनका मान सम्मान करके साथ उसको
दफनाने वाला कौन होगा ये बता दें। और कोरोना से किसी के घर में अगर किसी भाई की डेथ होती है, किसी बहन की डेथ होती है, तो उनको कंपनसेशन कौन देगा? केंद्र सरकार देगी, राज्य सरकार देगी, कौन सी सरकार देगी? क्योंकि हर मरने वाला व्यक्ति मेरी बहन या भाई है, उसके पीछे एक आदमी से लेकर 6 आदमी तक का परिवार होता है। उनका पालन पोषण कैसे होगा? किसी का जवान भाई जाता है तो उनसे पूछे ना, अगर वो अपनी आवाज उठाता है क्या वो राजनीति करता है? सर नहीं करता राजनीति। ये तो मुद्दों की बात है। जीने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है और बात करने का अधिकार और केंद्र सरकार का विरोध करने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। हमारे राइट टू लाइफ पे दिया गया है, राइट टू स्पीच में दिया गया है, फंडामेंटल राइट है हमारा। अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार अगर अपने दायित्व को निर्वाह करने में अगर फेल होती है, अब उनके खिलाफ अगर आवाज उठाएंगे तो वो क्या होगा? अब राजनीति होगी। वो सरकार से सीधे सीधे सवाल अगर कोई पूछा जाए कि हर व्यक्ति जो कोरोना से मर रहा है उसका जिम्मेवार कौन है, तो ये राजनीति कहलाएगी। चाहिए राजनीति नहीं है सर, ये वाजिब सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है, मद्रास हाई कोर्ट ने पूछा है, गुजरात हाई कोर्ट ने पूछा है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबको फटकार लगाई है। ठीक है, नेता कोई भी हो, केजरीवाल हो या मोदी हो, सबको फटकार लगाई है। बिल्कुल के 3 बात इनके ऊपर कोई जुड़ी नहीं। बिल्कुल सर, लोग मर रहे हैं, बिल्कुल सही आपने कहा। प्रदीप जी, आपसे मेरा ये सवाल है, आपको लगता है कि सरकार विफल है? अगर सरकार विफल है तो कहां पर विफल है, आप ये बताइए। आप देखिए सर, सरकार विफल है मूलभूत सुविधाएं देने में। मैं ये कहता हूं, अभी भी आप देखिए अखबार में आज आया है कि तीसरी वेव आने वाली है। मैं ये कहना चाहता हूं, तीसरी वेव आने वाली है तो आपने तीसरी वेव के लिए तैयारी क्या की है? मैं ये कहता हूं, बीमारी है तो उसका इलाज जब नहीं है तो कर क्या रहे हैं आप? दो डोज लगने के बाद भी कोरोना पेशेंट हो गए, उसके बाद आप भी मर रहे हैं, तो जिम्मेवार कौन है उसके लिए? आप टीका उत्सव मनाए, 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन के लिए पूरा जोर शोर से आप जिम्मेवारी के साथ ये कहते हैं कि 18 साल से ऊपर वालों को भी वैक्सीनेशन देंगे हम। वैक्सीनेशन नहीं है, डोजेज नहीं है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये प्रशासन जिम्मेवार है, केंद्र सरकार जिम्मेवार है, राज्य सरकारें जिम्मेवार हैं। आप बताइए ना कि क्यों नहीं है? और अब जब डोज नहीं थी तो आपने विदेशों में क्यों भेजा? अब आप ये कह रहे हैं कि वही वो एक एग्रीमेंट के तहत हमारा दायित्व था वो दूसरे देशों में भेजने का। लेकिन क्या आपके मोदी जी ने, हमारे केंद्र सरकार ने या किसी भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ने अखबारों में कोई स्टेटमेंट दिया था कि भाई हमने अनुबंध के चलते ये विदेशों में निर्यात की है? जब तो आपने भूटान को भी दे दी, आपने नेपाल को भी दे दी, आपने इजिप्ट को भी दे दी, आपने अमेरिका को भी दे दी, आपने इंग्लैंड को भी दे दी। आज जब बात खुली है तो आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। भी हो जिम्मेवार, लेकिन कोई जिम्मेवारी तो नहीं सर। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने सही कहा है कि आप राजनीति बंद कीजिए, हम किसी भी व्यक्ति को मरते हुए नहीं देख सकते। अगर आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, तो आप हमारे को बताइए, हम सेना को लेके आते हैं। धनोज जी, सुना होगा आपने बखूबी सर को, उन्होंने बोला कि जो यहाँ से वैक्सीन भेजी गई थी अमेरिका, नेपाल, इन सब जगहों को, क्या ये भेजना गलत था? क्योंकि वो देश भी हमारी मदद कर रहे हैं आज के दिन। आपको क्या लगता है? देखिए, यही दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश के लोगों की मानसिकता का, कि जो वक्त जिस वक्त ये वैक्सीन भेजा गया, या मान लीजिए जो भी चीज उन्होंने विदेश को दिया उस वक्त की और अब की। और आपको एक जानकारी दे दूं, दुखद होगा, ये आरोग्य सेतु सरकार ने कहा डाउनलोड ऐप करने के लिए। हमारे देश की जनसंख्या के, आपको भी पता मुझे भी पता, आपको जानते हैं कितना आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड है? मात्र 18 करोड़। आप एक तरफ से सरकार की बात मानते नहीं हो और एक तरफ से सरकार के ऊपर आप वो लगाते। मैं भी तो आरोग्य सेतु लेके घूमता हूँ भाई, मुझे वो पल पल का रिपोर्ट देता है कि यू आर सेफ, और मुझे यह बताता है कि मेरे बगल से कौन गुजर रहा कोरोना का, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ और मेरे विषय में तकरीबन आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग, जो जितने झूठ बोलने वाले लोग थे, उन लोगों को आज कोरोना अच्छी तरह से पकड़ रहा है, क्योंकि वो लोग घूमने में फिरने में एहतियात नहीं बरतता था। आज ऐसे लोग मर रहे हैं तो इसकी भी दोष सरकार पर देगा। अरे सरकार आपको कहा मोबाइल चला रहे हो, आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करो। देश की आबादी 135 करोड़ और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड 18 करोड़। आप इसी से अंदाजा लगा के देखो ना। और दूसरी बात, जो दवाई देने की बात हो रही है, उस टाइम देश की क्या सिचुएशन थी? क्या इतने केसेस थे? आज लोग जांच नहीं करा रहे। मैं भी एक वीडियो देख रहा था,
कि जो ग्रामीण सेवा में जो काम करते आशा, वो घर घर जाके टीकाकरण के लिए कह रहा है, उनको गाली बक रहा है। उनको गाली क्यों बक रहा है? क्योंकि हमारे देश में कुछ नेता और कुछ नेता पॉलिटिकल पार्टी के लोग ने कहा कि ये वैक्सीन बीजेपी का है। आज नफरत की जो धार है वो इतनी तेज है, वो गंगा जमुना सरस्वती से भी तेज है। आज हमारे देश में समझना पड़ेगा कि कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मैं आपको एक नाम लेना चाहूंगा, चैनल पे उसे लेना नहीं चाहिए। एक है, पहले एंकर हुआ करते थे, फिर आम आदमी पार्टी में नेता हुए, वो बोला वैक्सीन नहीं लेंगे, वैक्सीन मोदी का है, और आज वो वैक्सीन लगा के फोटो दिखा रहा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आता है कई चैनलों पर। दुर्भाग्य इस देश का, आज कांग्रेस के एक सांसद मर गए। क्यों मर गए? सांसद मर गए भाई, उसको कौन सी कमी थी? आप उसकी राजनीति करोगे। राहुल गांधी को कोरोना हुआ, वो नहीं मरे, तो आपको सोचना चाहिए ना, इस देश में रिकवरी हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग कोरोना से नहीं गुजरे। कोरोना को देखे बहुत करीब से, पूरा परिवार ने देखा। हम जिस कॉलोनी में रह रहे हैं उस कॉलोनी में कोरोना है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि सारा सरकार ने बांट दिया। यहाँ पे आप बेवजह घूमोगे फिरोगे, बगैर काम का निकलोगे और दोष डालोगे आप सरकार पे, लानत है। अरे कोर्ट तो डिजिटल चल रहा है, लेकिन बहुत सारे वकील को मैंने देखा है कोर्ट में जाके घूमते फिरते हुए, भाई क्लाइंट खोज रहा। आपको देखना है, सोचना है कि सरकार के साथ सरकार कम से कम राजनीति मत करिए। सरकार आपको कुछ नुमाइंदगी करने के आएंगे, वो आपको पल पल बताएगा। आज 18 करोड़ है भाई आरोग्य सेतु ऐप, अभी देख लीजिए, चेक करके आओ। दुर्भाग्य इस देश का। और राजनीति, लाशों पे राजनीति करने वाले लोग कौन है? आप देखिए, जितने भी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, भाजपा को छोड़ के तमाम पार्टी देखिए राजनीति करने का काम किया। क्या ये जरूरी था? आम आदमी पार्टी ने क्या चिल्ला चिल्ला के राजनीति किया? उन्होंने क्या राजनीति किया चिल्ला चिल्ला के? सारे गरीब मजदूर को तो भगा दिया यहाँ से, उसको प्रवासी का नाम दिया गया। अपने ही देश में प्रवासी होना शर्म की बात है। और कुछ लोग आज भी जहर उगलने से बाज नहीं आ रहा। अरे भाई मदद करिए एक दूसरे का मदद करने के लिए अच्छी बात बोलिए कम से कम। लेकिन आप मौतों को इस तरह से राजनीतिकरण कर रहे हैं। मैं तो जीता जागता उदाहरण पेश कर सकता हूं कि किसी में दम है तो आकर हमसे फेस टू फेस बात करे। मेरे पास सारे हॉस्पिटल के आंकड़े हैं, मैंने यूपी के हॉस्पिटल के आंकड़े जुटाए, बिहार जाके आंकड़े जुटाए, मैं आपको बता दूं साउथ जाके आंकड़े जुटाए। ये झूठ बोलना कहां की बात है? राजनीति करना कहां की बात है? आज एक आपको सोच के दुर्भाग्य होगा कि मुस्लिम लोग जो मंदिर में पूजा करने नहीं दे रहा है, उसको भी आप कहिएगा मोदी का कसूर है। और जो मद्रास हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो मद्रास में किसकी सरकार है? डेथ हुई है, अगर आपको उस घर में जिसके घर में डेथ हुई वहां पर लेके जाओ ना, आपके कपड़े उतार लेंगे वो। और वो अरे भाई आपके कपड़े उतारने चाहिए। आप जैसे लोग अभी भी कहते मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, आपने अपना आदमी खोया। आपको सोचना चाहिए कि क्या भाषा यूज करना चाहिए। आप तो पेरेडमिक कर रहे हो। आपने उदाहरण दिया पंजाब केसरी का। अरे पंजाब केसरी का क्या काम है? आप झूठे आदमी हो एक नंबर के। कौन झूठा? आप राजनीति कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए कादियान साहब। आप राजनीति करने के लिए बैठ गए टीवी पे। आपको कम से कम मानवता का तो ख्याल रखना चाहिए, कहां पे बोलना चाहिए। शर्म आनी चाहिए आप जैसे आदमियों को। अरे शर्म आपको आनी चाहिए। घर में छुप के बैठे हो, कितने आदमी की मदद कर चुके आप? रोड पे आके दिखाओ, कितने आदमी की मदद कर चुके हो? कितने ज्यादा ईमानदार कितने आदमी की मदद कर चुके भाई साहब? बेकार की बातें करते हो। जिसके बेकार की बातें आप जैसे आदमी करता है। आप जैसे आदमी बेकार की बातें करता है। अभी आपने बोला मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं और आप जान बोल रहे हैं। तो मोदी को गाली बकोगे आप? अरे कौन गाली बक रहा है? आप जैसे आदमी गाली बक रहा है। तुम्हारे घर में कोई आप जैसे आदमी देश में जहर फैला रहा है। आपने ऑक्सीजन दिया क्या इस देश को? आपने ऑक्सीजन दिया? ऑक्सीजन की कमी हुई है? अरे आपने ऑक्सीजन दिया, अरविंद केजरीवाल दिया, अखिलेश यादव दिया, राहुल गांधी दिया, अरे मोदी ने दिया। शर्म आनी चाहिए आपको यहाँ पर बहस करने के लिए। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। विदेश में किसको मदद किया? मोदी जाकर विदेश में दोस्ती कर रहा था, तब आप जैसे लोग आवाज उठा रहे थे कि सरकार का पैसा मोदी घूमने लगा दिया। अरे दोस्ती करने के लिए जाना पड़ता है। आप क्या राजनीति करते हो? छोड़ दो राजनीति में, आपसे अपील करता हूँ। ठीक है, राजनीति करना छोड़िए, लोगों की मदद करिए। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है ठीक है। अरे भैया इसको पता ही नहीं है यार, किसी के इसके घर में कभी ऑक्सीजन की कमी हुई है, कभी मेडिसिन की कमी हुई है, किसी हॉस्पिटल में लेकर चलता हूँ मैं, इसको पता लगेगा। इसको पत्रकारिता क्या होती है मैं दिखाता हूँ। 1000 से ऊपर आदमी की मदद करके बैठा हूँ भाई साहब, 1000 से ऊपर
आप जैसे लोग अरे जैसे कहीं मैं नहीं नहीं मदद हूँ। चाहिए आपने। अरे आप जाके आप देखे हो, घूमे हो, आप आइए आप पूरा दिल्ली प्रशासन से मेरा नाम पूछो, बताएगा आपको। दिल्ली की हालत दिखाता आप हूं कितना घर में छुपे हुए नहीं है घर के बारे। कोरोना की भयावह फैला रहे हो आप, क्या हाल है वहां पर? कोरोना की भयावह फैला रहे हो। मैं आपको यूपी की हालत दिखाता हूँ, 33 लाशों को दिखाता हूँ वहां पर। आप पत्रकारिता की बात करते हो, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। कितने लाश नाम बताओ, ठीक है कितने धनोज जी। लाश गिन के आए हो आप? कितने लाश गिन के आए हो? नरेला मैं में आपको- डॉक्टर मैं हरिश्चंद्र आपको नाम के आपको हॉस्पिटल है, चलिए उसमें आप- 67 आदमी की मौत हुई। आपको पता है कितने आप लोग एक कोरोना बार से यूपी मरे? में चल के देख लीजिए, दिल्ली में चल के देख लीजिए। ठीक है, अभी सीतापुर में 2 आदमी को सांप काट लिया, मर गया, नाम लगा दिया कोरोना से मर गया। शर्म आनी चाहिए आपको। जिस दिन आपको ऑक्सीजन की कमी होगी, अरे तो पता कोरोना के चलेगा। पेशेंट और कभी, आपको भी कोरोना के तो पेशेंट आपको कभी भी पता परिवार चलेगा। को देता है क्या? शर्म आनी चाहिए आपको, राजनीति आपको करने बैठ नहीं गए टीवी पे। ठीक है कमी है, कहीं ना कहीं है, सर, लेकिन सरकार हमने अपने घर से आदमी को खोया है, तो मैं मोदी को अच्छा नहीं कह सकता, मैं मुझसे को अच्छा नहीं कह सकता, मैं केजरीवाल को अच्छा नहीं कह सकता। मेरे लिए नहीं है वो अच्छे आदमी। ठीक है प्रदीप जी, बात करते हैं ये, हमने अपने घर से आदमी को खोया है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से खोया है। वेंटिलेटर नहीं था वहां पर, चाहे केजरीवाल जिम्मेवार है, मोदी जिम्मेवार हो, हमारा आदमी मरा ना। ठीक है सर, मैं प्रदीप जी आपको समझ सकता हूं, आपने अपने किसी को सर, खोया, मैं बात किस समझ चीज सकता के हूं लिए है? सर। बात किस चीज के लिए सर? बात किस चीज की है? जी। जो जिम्मेवार हो उसको एहसास कराना चाहिए, पार्टी से ऊपर उठ के आदमी की मदद करनी चाहिए। लेकिन सर वहां पर धनोज जी का कहना कोई गलत नहीं था, उनका ये कहना अरे था सर, कि जो धनोज जी का कहना ये गलत है, वो पक्षपात कर रहे हैं बीजेपी के फेवर में। अरे मैं क्यों बीजेपी का फेवर करूंगा भाई? मैं आप कर रहे हो पत्रकार सर। आदमी हूं, मुझे मेरे कहा मेरे पास आंकड़े हैं, और ये मैं आंकड़े आपको हॉस्पिटल के सर सरकारी प्राइवेट यूपी दोनों लेके के। चलता हूं, आपको उतना एहसास हॉस्पिटल का करा नाम देता याद हूं। नहीं होगा। मैं किट लगा लगा के अपना जान जोखिम में डाल के गया, ऑर्डर लेके गया सरकार से कि क्या भैया, सच्चाई क्या हम भी झूठ गए है। होंगे, हमने भी मदद करी होगी। अब बीजेपी आपको मेडल तो दे नहीं देगी। अरे मेडल के लिए काम थोड़े नहीं करते, मैं मेडल के लिए पत्रकार बना भाई साहब। मैं तो इस देश की, मेरे लिए पहले देश पहले है, देश का नागरिक पहले है। राजनीति ऐसे करने मोदी के जी लिए ने भी कहा तो था। आप किसी पार्टी ज्वाइन कर आप जाइए। सुनिए उनके विचार वो 2014 से पहले के 2014 से पहले के भाषण सुनिए मोदी जी के। वो कह रहे थे मुझे 100 दिन दे दो, मुझे फांसी पर लटका देना अगर कोई कमी आ जाए तो। यहाँ पर आदमी मर रहे हैं, उसको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन प्रदीप जी सरकार काम कर रही है, विदेशों से हमारे यहाँ मदद आ रही, लेकिन जो सर, आप सिचुएशन है देखिए, वो मैं समझ सकता हूँ। 18 कई साल से अस्पताल ऊपर हैं के जहाँ पर व्यक्तियों को ऑक्सीजन वैक्सीनेशन नहीं नहीं है। पहुंच रही है, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही, सरकार लगातार सर, काम सर, कर रही है। मैं अगर वैक्सीनेशन सरकार की सर बात काम करता हूं। नहीं करती होती सर, तो फिर सर, ये आंकड़े सर, जिस तरीके से कम सुनिए। हुए हैं, 2 लाख आज सर, आंकड़े हो सुनिए। गए, 2,81,000। सर जी सुनिए, बताइए बताइए। अखबारों के अंदर टीका उत्सव का प्रोग्राम था। हेडलाइन थी कि टीका उत्सव मनाए, घर घर में हर व्यक्ति टीका लगवाए। क्या कारण था उत्सव को हटा दिया गया? मतलब आप ऐसी महामारी में भी उत्सव मनाओगे? आप बताइए, 18 साल के ऊपर के व्यक्तियों को दवाई मिल रही है क्या? नहीं मिल रही सर, मैं ये कहना चाहता हूं। समझ सकता हूं सर, कई जगह पर वैक्सीन की कमी रही, लेकिन सर सरकार ने जिस तरीके से लोगों की मदद करी, विदेश में वैक्सीन पहुंचाई, लेकिन वहां से भी अब हमारे जब हम परेशानी में हैं तो वहां से भी वैक्सीन वगैरह आ रही है। सर भूखा मैं हूं, अभी मेरी बेटी भूखी है, मैं अपनी बेटी को भूखा मार के दूसरे की मदद करूंगा क्या? ये बताइए आप। धनोज जी, मेरा बच्चा मर रहा है, मेरा बच्चा मर रहा है, मैं आप दूसरे की मदद करूंगा क्या? ये बताइए आप। ठीक है, मैं समझ सकता हूं सर आपको, लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूं, आप ये बताइए कि किस तरीके से अब सरकार काम करे, आखिर सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए सरकार तो लगातार काम कर रही, लोगों को जागरूक भी कर रही है और लॉकडाउन लगाया है। बहुत अच्छा सवाल किया सर, बहुत अच्छा सवाल किया। हाँ बताइए, मैं बता रहा हूँ आपको, बताइए, मैं बताना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल बताइए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जी, उन सबको बिना किसी भेदभाव के बुलाएं, उनके साथ बात करें, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं, उनको विश्वास पे ले और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें, दवाई का भी, ऑक्सीजन का भी और वेंटिलेटर का भी। और कहीं भी कोई कमी नजर आ रही है, सभी मुख्यमंत्रियों से पूछें, जो हॉस्पिटल, जो हमारे आईसीएमआर है उनसे भी राय ले और सभी संसाधनों को ईमानदारी से इस्तेमाल करते हुए
भारत के महान व्यक्तियों को बचाने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल सर, इसी तरीके से सरकार काम कर रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, कल सूबे के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने कई शहरों का दौरा किया है। वो यहाँ गाजियाबाद भी आए, नोएडा भी आए, आपको याद है सर, आपको याद है सर, एक गांव में उसको घुसने नहीं दिया गया। मेरठ के एक गांव में उनको घुसने नहीं दिया गया। तो ये हमारे योगी जी की इज्जत है यूपी में। आप कहो तो मैं वीडियो आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है धनोज जी, क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे? चलिए, धनोज जी तक अभी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन प्रदीप जी, ये बताइए, आप जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना ने दस्तक दे दी है, आप क्या समझते हैं, क्या वजह है? पंचायत चुनाव थे, उसके बाद से यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा कोरोना के केसेस पाए गए हैं, आपको क्या लगता है? सर, बिना किसी भेदभाव के दो चीजें कहूं। जी बिल्कुल, बोलिए। एक तो शिक्षा का अभाव। जो गांव के व्यक्ति नौकरी करते थे शहरों में जी, वो यहाँ पर आए, वो संक्रमित हुए और वो अपने गांव में गए और अपने परिवारों में गए। ये पहला कारण था। दूसरा कारण, देखिए मैं हिंदू हूं, हिंदू ही मरूंगा, ठीक है, लेकिन वहां कुंभ का आयोजन, लाखों व्यक्तियों की भीड़ वहां पर भी एक कारण थी। उसके अलावा बंगाल का इलेक्शन, तमिलनाडु का इलेक्शन, असम का इलेक्शन, केरल का इलेक्शन भी कारण था। उसके अलावा शुरुआत में जो मुस्लिमों का तबलीगी जमात था जी, वो भी एक कारण था। क्योंकि कल आप मेरे ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि मैं मुस्लिमों का फेवर कर रहा हूं। हर वो चीज जिसका हमने पालन नहीं किया, केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को नहीं माना, आज हम भुगत रहे हैं और खामियाजा आप देख रहे हैं। ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं धनोज जी से। धनोज जी, आवाज आप तक पहुंच रही मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। धनोज जी, जिस तरीके से अभी प्रदीप जी ने बताया, मैंने उनसे पूछा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों कोरोना आखिर बढ़ा, तो उन्होंने चुनाव और कुंभ, इन सब चीजों को बताया। आपको क्या लगता है किस कारण से गांव में संक्रमण पहुंचा और अब सरकार को क्या करना चाहिए? क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है अब कंट्रोल में आ रही है धीरे धीरे, अब और क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, कंट्रोल में लाने के लिए सरकार को जो भी है, जैसे लॉकडाउन लगाया, जो भी जांच, देखिए जांच जितना होगा, अभी भी आप देखिए हमारे देश की जनसंख्या के अनुसार जांच नहीं हो रही है। हमारे देश में, चूंकि आपके पास समय कम है, मेरे पास भी समय कम है, इस बात को कि जांच करवाने के लिए लोगों को कहेंगे तो वो कहेगा कि नहीं। मैं भी आपको एक बात बता दूं कि जो भी राजनीतिक पार्टी है, एक पार्टी अगर बीजेपी कसूरवार है तो दूसरी पार्टी भी चुनाव को लेकर उतना ही कसूरवार है। जी बिल्कुल, क्योंकि तमाम पार्टियों का रैली हुआ है। ठीक है, जितना बीजेपी कसूरवार है बंगाल में, उतना टीएमसी भी कसूरवार है। जी ठीक है, अगर बिहार में इलेक्शन हुआ तो बिहार की भी तमाम पार्टी कसूरवार है। अभी साउथ में हुआ तो साउथ की पार्टी भी कसूरवार है। लेकिन वो लोग एक तरफा बात करते, एक तरफा मतलब कि सारा कसूर डाल देता बीजेपी सरकार पे। मैं एक दो बातें आपको बता दूं कम समय में। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दिया, उसकी भी मजाक उड़ाया लोगों ने। मैंने देखा, बढ़ चढ़ कर देखा, मुंबई के वो बड़े बड़े लोग ताली बजाते हुए ताकि जो कोरोना बैरियर से उसका मान वलोवर बढ़ सके। जो कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको भी राजनीतिकरण कर दिया। दूसरी बात कि मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है, लेकिन आप देखेंगे मार्केट में अभी भी लोग जो है बिना काम के निकल जाते हैं। मैंने भी कई आवाज उठाए, मैंने मेल किया कि भाई जब आपने लॉकडाउन लगाया तो लॉकडाउन का पालन भी आप सही ढंग से करवाइए, क्योंकि लॉकडाउन लगा लिया तो नागरिक का भी काम होता है कि लॉकडाउन लग जाने। हमारे देश में गरीब मजदूर को प्रवासी मजदूर कहता है। मैंने स्ट्रांगली एज ए पत्रकार मैंने विरोध किया कि हमारे देश में रहने वाले प्रवासी कैसे हो गया। अरे हमारे देश में रहने वाले हमारे देश के गरीब मजदूर, वो मजदूर है, गरीब भारतीय भाई बहन है, उसको कई दलों ने प्रवासी मजदूर कहकर गाली पका। हमारे देश में आज भी कुछ लोग की जो मनोदशा है, मानसिकता, उसको बदलने की जरूरत है। राजनीतिकरण किया, अपनी जिंदगी की जरूरत है तो जाके वैक्सीनेशन कर रहा है, लेकिन लोगों के अंदर जहर फैला दिया कि ये वैक्सीनेशन मत करो, ये बीजेपी का वैक्सीनेशन है। आप देखिए जो भारत सरकार है, भारत सरकार किसी बात को अगर कह रही है तो उस बात को पूरे देश के लिए कह रही है, ना कि किसी पार्टी विशेष के लिए कह रही है। तो दुर्भाग्य है, हम तो ये चीज को देख रहे लोगों को किस तरह से राजनीतिकरण कर रहा। अभी यूपी में चुनाव हुआ, चुनाव में एक पार्टी जीत गई, जीतने के बाद वो फील्ड में गया तभी तो जीता ना।
अरे मान लीजिए चुनाव लड़ा तभी तो जीता, तो जितना दोषी बीजेपी है उतना दोषी समाजवादी पार्टी है, भारतीय उसमें 950 मैं आपको क्या कह रहा हूं, मर गए तो शिक्षक मर गए, तो ये बात गलत हो रही है कि मर गए? अरे मर गए ना, चुनाव हुआ तभी तो मरे। अगर एक दल तो नहीं होना चाहिए तो बाकी दल को विरोध करना चाहिए। सर नहीं मैं करना आपसे चाहिए। पूछना चाहता हूं ना, मैं आपसे यही तो जानकारी लेना चाहता हूं जनाब। मैं तो पत्रकार हूं, मेरा काम है अगर एक दल चुनाव करवाना चाह रहा है तो बाकी दल क्यों करवा लिया चुनाव? बाकी दल क्यों चुनाव करवा लिया? केंद्र सरकार से पूछिए, योगी सरकार से पूछिए। नहीं, आप वहां स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसमें तो सब पार्टी रजिस्टर्ड था। क्यों कराए इलेक्शन? तो आप ये चीज बोलिए ना अपने तरफ से कि सभी पार्टी यही एक तो जैसा है। आपको, आप मुद्दे की बात तो करते नहीं है। तो मुद्दे की बात तो यही है कि सभी पार्टी दोषी है। आपको 2014 की पहले की बात कर रहे हैं, 2014 में पहले क्या था मोदी और 2014 के बाद क्या है मोदी? कोरोना पे बात हो रही है भैया, कांग्रेस ने क्या कोरोना में लापरवाही करने का क्यों जरूरी है? जरूरी है तभी घर से निकलिए। भाई यही तो मैं कह रहा हूं, 950 टीचर मर गए, कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार कौन है? जिसने चुनाव करवाया, जिम्मेवार चुनाव में भाग लिया। दीजिए आप। मैं तो खुद कह रहा हूं तमाम पार्टी जिम्मेवार है, अकेले नहीं, थोड़ी जिम्मेवार तमाम पार्टी जिम्मेवार नहीं है। जो सरकार होती है वो जिम्मेवार होती है, क्या जो बात कुर्सी करते पे बैठे हैं? वो जिम्मेवार होता है। सारे पार्टी जिम्मेवार है, जितने भी पार्टी सब जिम्मेवार है। नहीं है वो जिम्मेवार। टीएमसी क्यों चुनाव लड़ी? बीजेपी भी जिम्मेवार है। टीएमसी गांव घर में है, टीएमसी फैलाया है। आप फिर कैसे कह सकते हो? टीएमसी फैलाया है। देखिए धनोट साहब, मुद्दे की बात कीजिए, लॉजिकल बात कीजिए। आप बोले जो पावर में होता है वही जिम्मेवार होता है। सबने फैलाया है। मैं तो सबको दोषी मानता हूं, जितनी भी पार्टी है मेरे नजर में सब दोषी है। नहीं, जो पावर में होता है सर, जो डिसीजन ले सकते हैं वो है जिम्मेवार। ठीक है सर, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है इसलिए मैं माफी चाहता हूं। दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कोरोना के मामले अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित कई राज्यों में लॉकडाउन है और साथ ही पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं, कड़ी कर दी गई हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल आर्या न्यूज।